जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी 6 क्लास की एनसीईआरटी और चैप्टर होगा आपका 4 और इसमें हम देखेंगे मैप, है ना, यानी कि मानचित्र। यह अध्याय 4 है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे अध्याय का नाम ही है आपका मानचित्र, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मानचित्र के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और मानचित्र जब पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पहली बार हमें वर्ल्ड मैप या मानचित्र जैसे शब्दों से किसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना। तो ध्यान रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मैप जो है आपका, विश्व मानचित्र जो है आपका, किसने बनाया था पहली बार? तो वर्ल्ड मैप, है ना, किसने बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, ये बनाया था एनेक्सिमेंडर ने। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। वहीं पे देखेंगे अक्षांश और देशांतर के साथ, यानी कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था ना कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अभी भी मैं बता दूंगी। अक्षांश और देशांतर को लेते हुए प्रयोग के पहली बार करके किसने बनाया था वो मैप को? तो वो बनाया था आपके टॉलमी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टॉलमी। ओके, आगे देखिए, भारत के भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, भारतीय भूगोल के जनक जो है आपके कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं आपके जनक, भारतीय भूगोल के जनक आपके कहे जाते हैं जेम्स रेनेल को कहा जाता है। ठीक है, देखिए लगभग 1783 में जो है इन्होंने पहली बार भारत का जो है अप्रोक्स, यानी कि लगभग सही नक्शा जो है इन्होंने या आकार देने का काम किया था भारत के। ठीक है, भारत के मैप को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय भूगोल के जनक कौन हो गए? जेम्स रेनेल हो गए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है फैक्ट्स है, कुछ याद रखिएगा आप लोग। और ग्लोब का निर्माण मैंने पीछे बताया था, ग्लोब का किसने किया था? ग्लोब भी इसमें मिलेगा, इसमें पढ़ने के लिए कि मानचित्र के साथ हम ग्लोब भी देखेंगे। ठीक है, तो ग्लोब किसने किया था? तो आप लोगों को याद रखना है, मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम, ये नाम याद रखिएगा, ग्लोब से हैं ये रिलेटेड, यानी कि ग्लोब पहली बार इन्होंने हमें दिखाया था कि कैसे ग्लोब है जो बनेगा, मतलब इन्होंने एक खाका तैयार किया था। तो मार्टिन बैहम थे ये। ठीक है, ये 3-4 नाम है, याद रखिएगा। जैसे कि पहले वर्ल्ड मैप बनाने वाले कौन हो गए? एनेक्सिमेंडर हो गए। भारतीय भूगोल के जनक कौन हो गए? जेम्स रेनेल हो गए। और तीसरे नंबर पे मैंने ग्लोब का बताया, जो कि मार्टिन बैहम हो गए। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफी में हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखते चलते हैं, मानचित्र की जब पढ़ने जा रहे हैं तो पीछे भी हमने देखा था, फिर भी यहाँ पे देखते चलते हैं। जैसे भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो भू और गोल, तो भू तो आप समझते हैं कि पृथ्वी की क्या है? पर्यायवाची ही है ना। पृथ्वी का क्या है? ये पर्यायवाची ही है। तो भू से तो हो गया पृथ्वी, और गोल यानी कि गोल स्वरूप में हो, है ना। तो पृथ्वी लगभग एक उसका जो स्वरूप है, आकार है, वो गोल ही है ना। जियो वैसे रियल है तो, लेकिन जो है एक लगभग देखा जाए तो वो गोल दिखती है ना। तो पृथ्वी यानी कि जिसका थोड़ा सा गोल स्वरूप हो, उसी को कहते हैं भूगोल, यानी कि हम इसमें पृथ्वी के अध्ययन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ठीक है, आगे इंग्लिश में क्या था? तो जियो प्लस ग्राफी, है ना। तो जियो प्लस ग्राफी, तो ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का वर्णन पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम लोग। अब जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब है जैसे कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ, जो पृथ्वी से रिलेटेड हो, है ना। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? जियोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी अबाउट अर्थ। ठीक है, ये चीजें कुछ माइनर फैक्ट्स होते हैं जो कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखना मतलब इंपॉर्टेंट है। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ ही लिया था। देखिए गोल लगभग स्वरूप है उसका, लेकिन रियल शेप ऑफ अर्थ क्या है ना। ये ध्यान रखिएगा, रियल शेप ऑफ अर्थ आपका क्या है? ये है जियोइड, भूआब। हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और हाँ, अक्षांश और देशांतर आया था, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी आपको समझ आना चाहिए कि हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था कि जैसे ये 0 डिग्री था, ये विषुवत रेखा था, और ये ऊपर वाले पार्ट को जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर और आपका यहाँ पे साउथ हेमिस्फेयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध हमने देखा था कि 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा है, और ये एक अक्षांश भी है, और ये जो है पृथ्वी को 2 भागों, बराबर भागों में बांटती है। और हमने देखा था इसी के पैरेलल जो है अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या मतलब पैरेलल फॉर्म में
जो खींची जाती हैं रेखाएं, ये आपके सामने जो मैंने इमेज बनाया है इसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं, है ना, अक्षांश या लैटिट्यूड, इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड कहते हैं, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इमेज में जैसे अक्षांश और देशांतर में जो है आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो लेटीट्यूड रहेगा यानी लेटा हुआ रहेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा है ना, ये लेटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देशांतर देख लेते हैं। देशांतर क्या है, तो देशांतर जैसे हमने देखा था ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, है ना। इन दोनों को क्या कर रहा था, एक रेखा तो पहले आपको देखा था आपने, जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी हम लोगों ने उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पोल से ऐसे खींचा था, जो वर्टिकल लाइन में हमने खींची थी इसको ये लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, लंबा दिखता है, इससे भी आप याद रखिएगा कि ये लॉन्गिट्यूड है। और आपका हिंदी में किसको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, है ना। हमने ये पीछे वीडियो में ये भी देखा था कि दो देशांतर के बीच की दूरी को जो है, दो देशांतर के बीच की दूरी, ये देशांतर हो गया, इनके बीच की दूरी जो है सबसे ज्यादा जो है विषुवत रेखा पे होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा पे होती है और सबसे ज्यादा होती है वहीं पे। और इनके दो देशांतर के बीच की दूरी को हम किस नाम से बुलाते हैं, तो गोरे कहते हैं। और ये एक गोरे बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखिएगा ये एक गोरे हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था, कितना होता है 111.32 किलोमीटर, यानी कि 111.32 किलोमीटर, ये हमने पीछे वीडियो में देखा ही था। और एक गोरे कहते हैं दो देशांतर के बीच की दूरी को, ठीक है। और सबसे ज्यादा दूरी जो है दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे होती है, ठीक है। धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते हैं तो इनकी डिस्टेंस जो है कम होती जाती है, ठीक है। तो ये आपने देखा ही था यहाँ पे। अच्छा, वहीं पे दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या थी, ध्यान रखिएगा 111 किलोमीटर, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर आप समझ गए होंगे। और हमने जहां देखा अक्षांश और देशांतर ऐसे पृथ्वी पर जब देखेंगे आप गुलाब में बताया जाता है, तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना आपका, ये वाला पीछे वीडियो में हमने देखा ही अच्छे से, वैसे ये वाला पार्ट जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या फायदा होता है कि अक्षांश और देशांतर दोनों लेके आप मानचित्र में चलते हो ना, तो कोई एक एग्जैक्ट जो है लोकेशन आप बताने में, एग्जैक्ट प्लेस जो है बताने में आपको आसानी होती है ना। ये चीजें आप समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। आपने देख ही लिया अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, ग्रिड किसे कहते हैं, ग्राफिक किसका मतलब स्टडी हो गया, आपने ये सब देख ही लिया। अब हम जो है इसके चैप्टर में जो दिया हुआ है वो पढ़ने चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया है, चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। पिछले अध्याय में जो है हमने पढ़ा था कि ग्लोब का क्या महत्व है, ठीक है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। तो ग्लोब में जो है आप, ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व का जो है आप एकदम से एग्जैक्ट जो है खाका तैयार करके दे दोगे, उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। ये नहीं कि एकदम से मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं ना, उस टाइम आप मतलब कि पूरी पृथ्वी को जब हमको अध्ययन करना है, ठीक है, यानी पूरे विश्व में कितने कहाँ राज्य हैं, कॉन्टिनेंट कितने हैं, कितने ओशियंस हैं, ये सब अगर पढ़ना है आपको, तो हम उस समय ग्लोब का उपयोग करेंगे, है ना, क्योंकि छोटे छोटे देखेंगे आप ग्लोब में जो है दिखाया रहता है। अब वहीं पे देखिए हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे कि हम भारत के बारे में पढ़ना हो, बिहार राज्य के बारे में पढ़ना हो, पटना या वेस्ट चंपारण किसी भी जिले के बारे में पढ़ना हो, या किसी शहर या किसी गांव के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप ग्लोब पे जब किसी को गांव दिखाने जाओगे ना, या बिहार दिखाने जाओगे या आप अपना पटना दिखाने जाओगे, तो वहां पे आपको क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे कि वहां पे स्पष्ट रूप से आप किसी को समझाने में असमर्थ होगे, है ना। तो वो कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए जो है मानचित्र का निर्माण किया गया, ठीक है। तो अब देखेंगे जब हमें गांव और शहर अपने राज्य के बारे में बताना हो, तो हमारे लिए उस समय क्या उपयोगी साबित होगा, ग्लोब नहीं उस समय उपयोगी होगा, उस समय हमें मानचित्र की जो है उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। मानचित्र क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह या इसकी एक भाग का जो है पैमाने पे, एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो आपने देखा ही होगा ऐसे कार्डबोर्ड जैसा रहता है, यहाँ पे चपटे मतलब पूरा जो है विश्व का मानचित्र दिखाया गया रहता है ना। तो याद रखिएगा मानचित्र क्या है, तो मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने का
पैमाने के माध्यम से, यानी पैमाना हम देखेंगे अभी, जैसे कैसे मान लीजिए हम लोग लेट एक्स करते हैं ना, तो एक्स होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए उसके पास 100 रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ उसके पास होते हैं क्या, नहीं मानते हैं, है ना। तो ये नहीं होते, ये सब चीज़ें क्या है, मानने की होती है। तो वही एक पैमाना तैयार किया जाता है कि जैसे इसका SI यूनिट आपने सुना होगा, तो उसी तरह से एक पैमाना होता है, स्टैंडर्ड पैमाना, उसको सब मानते हैं कि हाँ इस चीज़ का मतलब भैया ये, वो सबको पता रहता है, ठीक है। तो उसी को पैमाना कहते हैं। तो आगे हमको दिखेगा अभी अच्छे से, ठीक है। तो एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र जो है उसे हम मानचित्र कहते हैं, ठीक है। तो मानचित्र का डेफिनेशन थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, एक बार और पढ़ देती हूँ। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, ठीक है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अब मान लीजिए ये एक ग्लोब था, है ना, अब उसको जो है आप चाहते हैं पूरी तरह से जो इसको खोलना चाहते हैं, मतलब दोनों तरफ से खोलना चाहते हैं, तो क्या एकदम से एग्जैक्ट आप उसको खोल पाओगे क्या, उसको पूरी तरह से दिखा पाओगे क्या चपटा करके, ऐसा संभव है क्या, वो संभव नहीं है ना। तो वो क्या, उसकी भी एक सीमा है अपनी, कि वो कुछ हद तक ही आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, है ना। तो यही चीज जो है वो कहना चाह रहा है, ठीक है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, ठीक है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। आपने एटलस बुक देखी होगी ना, स्कूल पब्लिकेशन ऐसा कुछ है। तो वो एटलस की बुक जो हम सबके पास रहती है वो क्या है, मानचित्रों का संग्रह है। उसमें आप देखेंगे भारत को एक अलग जगह दिखाएगा, आपका हर राज्य को अलग जगह दिखाएगा, हर जिला को भी आप पढ़ना चाहते हैं तो मिल सकता है आपको, आपको जो है हर कॉन्टिनेंट को अलग अलग दिखाया जाता है। तो ये क्या है, ये सभी मानचित्रों का एक संग्रह है जिसे हम एक साथ कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी भी कोई पूछ दे कि एटलस, तुम बार बार पढ़ते हो, एटलस बोलते हो, बुक लेके जाना है, तो ये सब चीजें क्या है, एटलस बुक खरीदने आप जाते हैं तो आप क्या समझते हैं, एटलस आप जिसे खरीदने गए हैं वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो मानचित्रों का एक साथ रख दिया गया है, यानी संग्रह कर दिया गया है, उसी को हम एक नाम दे दिए हैं जिसका नाम है एटलस, ठीक है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आपको कि कभी देखा होगा आपने अपने रूम में लगा रखा होगा बड़ी सी मानचित्र, ठीक है। कहीं पे देखा होगा कुछ बच्चों के कॉपी में कि उनके पास पेज में जो है मानचित्र चिपकाया गया होगा। तो यही वाली मानचित्र सेम चीज आपको सारे जितने भी यहाँ डिटेल दिए गए थे ना, ये सारी डिटेल जो है यहाँ भी दिखती है। लेकिन ये एक बड़ा सा दीवार पे आपने मानचित्र लगा रखा है, लेकिन ये एक छोटे से कॉपी के पन्ने पे लगा रखा है। तो इन दोनों में डिटेल तो सेम ही है ना, लेकिन क्या हो जाता है ना कि पैमाने अलग हो जाते हैं। जैसे इस वाले बड़े वाले में जैसे है कि ये 2 सेंटीमीटर में मान लीजिए कि ये 2 किलोमीटर को दिखा देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको मानचित्र जब भी देखते होंगे तो मानचित्र में नीचे आप देखिएगा पैमाना स्केल जरूर दिया रहता है ना, और सभी मानचित्र में दिया रहता है, क्योंकि अगर पैमाना नहीं दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मानचित्र पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है, ना डायरेक्शन समझ आएगा आपको, ना उसकी डिस्टेंस समझ में आएगी। तो वही क्या होता है, जैसे इसमें बड़े वाले में 2 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर मानेगा ना, तो यहाँ पे नीचे देखेंगे आप 2 सेंटीमीटर जो है आपका वो मात्र 500 किलोमीटर को ही मान लेगा। सॉरी, छोटे वाले पे क्या करेगा, वो ज्यादा, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को माना गया है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में वो क्या करेगा, 4 किलोमीटर को जो है वो दिखा देगा, छोटा कर देगा वो, है ना। तो पैमाना आप समझ गए होंगे कि लेट करना यानी कि एक सही दिशा दिखाना और आपको बता देना कि हमने इतने किलोमीटर को इतने सेंटीमीटर में यहाँ पे दर्शाया है, यही पैमाना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या होता है, एटलस जो होता है विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने में खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा जो है हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त इसलिए होती है क्योंकि जब आप भारत का मानचित्र पढ़ते हैं आपके पेपर पे, तो उसमें क्या होता है, आप राज्य के बारे में जानते हो, वहाँ के आपके नेशनल पार्क्स के बारे में जानते हो, आप NH हाईवे वगैरह के बारे में जानते हो, सभी चीज़ों को जो है डिटेल में जान पाते हो। लेकिन ग्लोब में देख पाना उतना पॉसिबल है क्या, वो नहीं हो पाता। तो यही वो कहना चाह रहा है कि मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा
जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि ग्लोब और मानचित्र दोनों में देखा जाए तो किससे ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त होती है, तो ज़्यादा जानकारी हमें इस मानचित्र से प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र भी क्या है, उनके भी प्रकार हैं। अब मान लीजिए पूरे भारत को दिखाना है, पूरे विश्व को दिखाना है, आप एक ही टाइप में जो है पूरे खिचपिच कर दोगे खौच पौच, तो वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा जो हर चीज़ का टाइप्स है, तो यहाँ पे भी क्या है, मैप्स के भी टाइप्स हैं आपके। ठीक है, तो मानचित्र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। अमूमन आप सब लोग जो है जानते होंगे कि फिजिकल और आपका पॉलिटिकल जो है मैप होता है, यानी कि भौतिक और राजनीतिक। ठीक है, अब एक और देखेंगे, इसमें मिलेगा थीमेटिक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ये क्या हम देखने जा रहे हैं। अब देखने जा रहे हैं भौतिक मानचित्र, है ना, यानी कि मानचित्र के टाइप में एक कौन सा टाइप पहले आपको मिल रहा है, फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक मानचित्र। ठीक है, अब भौतिक मानचित्र को देखिए, ध्यान रखिएगा, अच्छा लिखा ही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए आपको कि दोनों के, जैसे भौतिक दे दे आपको और राजनीतिक मानचित्र दे दे, उन दोनों में डिफरेंस बताने को बोल दे कि आप क्या समझते हैं। अमूमन आपसे कोई मौखिक ही पूछ देता है कि भौतिक मानचित्र में और आपका राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है, तो ध्यान रखिएगा इसके नाम में ही छुपा है। भौतिक यानी कि फिजिकल जो है आप आकृतियों को दिखाएंगे इसमें, और राजनीतिक में आप पॉलिटिकल चीजों को दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल चीजों में क्या होगा, ये भी हम देख रहे हैं आगे। अब यहाँ पे आपको ये एक और याद रखना है कि इसी भौतिक मानचित्र को जो है हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तो उच्चावच मानचित्र का इससे नहीं याद हो तो कैसे, मतलब ट्रिक कर सकते हैं आप कि हाँ, भौतिक जो होगा, भौतिक सभी फिजिकल चीजें क्या होती है, कहीं बराबर होती है क्या, नहीं, कहीं पर्वत मिलेगा, कहीं पठार मिलेगा, कहीं मैदान समतल मिल जाएगा, कहीं आपको नदी मिल जाएगा, कहीं महासागर मिल जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों से याद रहेगा कि भौतिक वाले को जो है उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। आप देखिए ये लाइन बाय लाइन बन जाता है एग्जाम में कभी भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें जो हैं दी गई हैं, जो टर्म्स कम से कम वो याद रखिएगा। तो हमने भौतिक मानचित्र देख लिया, इसमें क्या है, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, जिसमें हम पर्वतों पठारों, मैदानों, नदियों को दिखाएंगे, उसे हम भौतिक मानचित्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक मानचित्र भी अगला क्या है, ये मानचित्र का टाइप है। ठीक है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों तथा उसकी सीमाओं को, ध्यान रखिएगा, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे राजनीतिक मानचित्र क्या है, सिंपल राज्य, नगर, शहर, गांव या सीमा वगैरह जो है हमें दिखानी हो, पॉलिटिकल बाउंड्रीज वगैरह, उसे हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, अब अगला मानचित्र क्या है, तो देखिए अगला मानचित्र दिया है थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र पे यही पे आपको याद रखना है कि थीमेटिक दिया है, यानी कि कोई थीम बेसिस होगा ये, है ना। जब मूवी आप देखते हैं तो देखते हैं ना कि कोई थीम बेसिस है, हर कई सारी योजनाएं भी देखते हैं उसकी थीम होती है। जैसे आपका ओजोन का ही देख लीजिए, ओजोन फॉर लाइफ ऐसा थीम है ना 2024 का। तो ऐसी ही चीज़ें जो है अभी जो 2024 की जो ओजोन डे बीती है ना 16 सितंबर, तो उसमें थीम क्या था, ये थीम था आपका ओजोन फॉर लाइफ, है ना 2024 की। तो वैसे ही याद रखिएगा कि क्या थीम बेसिस हो, यानी इसमें थीम हम एक चीज़ को लेके चलेंगे। जैसे कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे अब मान लीजिए हमें कि भारत का सिर्फ सड़क के बारे में जानना है, जैसे हमको नेशनल हाईवे के बारे में जानना है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा 44, जो कहाँ से जाती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, तो याद रखिए, अब ये चीज़ें ध्यान रखिए कि जैसे हमें सिर्फ नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ना है, हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कौन सी मानचित्र ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वहाँ पे हम थीमेटिक मानचित्र जो है ना वो प्रेफर करना ज़्यादा बेटर समझेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इकट्ठा जो है एक जगह मिल जाएगा कि हाँ कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं और कौन कौन से कहाँ से गुजरती हैं, है ना। तो इसे कहेंगे हम थीमेटिक मानचित्र। जैसे हम उसमें कुछ भी पर्पस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा नेशनल हाईवे ही पढ़ें, हम वहाँ पे रेनफॉल भी देख सकते हैं, यानी वर्षा मानचित्र भी देख सकते हैं। वन, जैसे फॉरेस्ट वगैरह के बारे में हमें पढ़ना हो कि कौन से राज्य में ज़्यादा फॉरेस्ट होता है, तो हम फॉरेस्ट वाली थीमेटिक मानचित्र देख लेंगे, है ना, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा।
उद्योगों को देखना हो, आप इंडस्ट्रीज वगैरह को देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। इसके बाद इत्यादि यानी कि डॉट डॉट, यानी कि आप समझ सकते हैं बहुत सारी थिंग्स हैं। जिस थिंग्स के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशली किसी पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में आपको जानना है, तो आप थीमेटिक मानचित्र जो है आप प्रेफर करोगे, है ना। तो इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ना कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहा जाता है। तो हमने कितने प्रकार की मानचित्र देख ली, तो ध्यान रखिएगा, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के जो है 3 घटक होते हैं। अब घटक का मतलब यही होता है कि पैरामीटर होंगे। तो आप जब किसी चीज को बनाने जाते हो, जैसे खाना ही बनाने जाती हैं लड़कियां चाहे औरतें जो भी हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि हमें रोटी बनाना है। ठीक है। तो वो रोटी बनाने जाएंगी तो वो क्या क्या लेके पहले सोचेंगी कि उनके घर में पहले क्या अवेलेबल होना चाहिए। पहले अवेलेबल होना चाहिए आटा। ठीक है। फिर मिलना चाहिए उनको पानी। पानी और आटा मिलेगा तभी वो पहला काम उसका जो है कर पाएंगी, जैसे आटा गूंथ पाएंगी, है ना। तो ऐसे ही कुछ पैमाने होते हैं, किसी चीज के घटक होते हैं। उसी चीज पे जैसे हमको मानचित्र बनाने जाना है, तो हम मानचित्र में पहली चीज देखेंगे कि हमारे पास दिखाने के लिए एग्जैक्ट क्या क्या दिखाना है। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, यानी कि दूरी, दिशा और प्रतीक जो है हम सबसे पहले दिखाएंगे। मतलब उसमें जो है एकदम वो उन 3 बेसिस कामों पे जो है काम करेंगे हम। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा इसमें, जब हम मानचित्र बनाने जाएंगे तो दूरी को अच्छे से दिखाना है, दिशा को अच्छे से, और प्रतीक जो है सही से दिखाना है। ठीक है। तो चलिए, अब दूरी क्या होता है। दूरी तो सब जानते ही होंगे, वैसे इसमें भी पढ़ लेते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। तो या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे अपनी इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अब मान लीजिए हमने जब पैमाना तैयार किया तो उसमें ध्यान ये भी रखेंगे कि जैसे हमने 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर माना है, तो हम वहां पे ही 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे जिसका डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर हो। ठीक है। तो ये थोड़ी सी सावधानी हम बरत के चलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1:5 हो गया ना, तो यही बताना चाह रहा है वो। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। अब जब भी आपको कहीं पे मिले उस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है ये डिस्टेंस, मान लीजिए किसी हाउस का जैसे ए है और ये बी है, तो वास्तविक दूरी इनके बीच की क्या है, 5 किलोमीटर है। और हम क्या दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर से। लेकिन आपको नीचे जो है वहां पे हम डिटेल में दे दिए रहेंगे कि हमने जो पैमाना है क्या माना है। तो उससे आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा है ना, इसका मतलब ए और बी के घर की दूरी की डिस्टेंस क्या है, घर के बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर, है ना। यही चीज वो कहना चाह रहा है। अब आगे चलिए, दिया है, किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो आपको इसीलिए मानचित्र में हमेशा नीचे जो है पैमाना दे दिया जाता है। ठीक है। ताकि आप वास्तविक चीजों से रिलेट कर पाए, है ना। चलिए आगे दिया है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अब पूरे विश्व को दिखाना हो, पूरे महाद्वीप को दिखाना हो एक, तो हम बड़े बड़े जो है पैमाना तो तय नहीं कर सकते। मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर को लिए हैं। ठीक है। अब क्या होगा, हमें कई किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पे 1000 किलोमीटर मिल गया, है ना, 1000 किलोमीटर मिलेगा, तो हमें यहाँ पे जैसे कि 5 किलो को आपने 5 किलोमीटर को जो है 1 सेंटीमीटर माना है, तो 1000 किलो सेंटीमीटर को आपको कितने सेंटीमीटर मानने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए अब कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या उतना बड़ा कागज आपके पास होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हाँ, छोटे ही पैमाने पे, छोटे सेंटीमीटर में हम ज्यादा चीजों को जो है बड़ा डिस्टेंस जो है ले सके। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यही कहना वो चाहा है, इसको हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। तो बड़े बड़े चीजों को दिखाना हो, ज्यादा
एक समाहित करना हो एक पन्ने पे तो हम छोटा पैमाना यूज करेंगे। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप बड़े में दिखाओगे, मान लो हमने यहाँ पे किसी भी एक ले लो, आप किसी भी तालाब को ले लो। अब हम एक तालाब के बारे में यहाँ पे इमेज बना रहे हैं तो बड़ा सा दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल भी ज़्यादा दे पाएंगे, है ना। तो यही चीज वो कहना चाह रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, एक चित्र दिया है आपके सामने, एक गांव का मानचित्र दिया है। तो मान लीजिए आपके गांव में कोई आया, ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि अरे मुझे यहाँ पे जाना है। मान लो आपके यहाँ पे सामने दिया है पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड पीओ पीएस ये सब आप सब जानते होंगे कि पुलिस स्टेशन, आरएस रेलवे स्टेशन ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमने जैसे उसने मुझसे कहा, आपसे कहा कि मान लीजिए आपके गांव में कोई आया, उसने कहा कि मुझे ना पोस्ट ऑफिस जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो आप कहोगे कि देखिए क्या होगा कि एक फॉलो उद्यान मिलेगा आपको, उसके बाद आपको एक करीम का घर मिलेगा, करीम के घर के बाद देखिएगा सीधे चलते जाइएगा आपको शीला का घर मिलेगा, शीला के घर के बाद आपको विकास का घर मिलेगा, विकास के घर के बाद है ना सीधे आप इधर टर्न ले लेना और जाना वहां पे, फिर क्या करना अपने लेफ्ट टर्न ले लेना, फिर लेफ्ट टर्न लोगे, फिर आप स्ट्रेट कुछ दूर आगे बढ़ना, फिर आपको दुकानें वगैरह मिलेंगी, वहां से आप सीधे स्ट्रेट ले लेना। ठीक है, आप ऐसा एड्रेस दे दोगे उसे तो वो कहेगा कि ठीक है आपने मौखिक तो बता दिया लेकिन मैं क्या भूल जाता हूँ। तो आप बोलोगे अरे यार कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक कागज पे खाका दे देता हूँ जिससे तुम देखते हुए चले जाओगे, तुम्हें याद भी रहेगा। तो जब आप खाका तैयार करोगे तो कुछ ऐसा ही तैयार करोगे ना जो आपके सामने दिया गया है ना। तो ये क्या होता है, एक मतलब बताना होता है। अब वो कहेगा कि करीम का घर कहाँ खत्म होगा, उसको कैसे पता चलेगा बताओ। मान लो यहाँ पे करीम का घर नहीं लिखा है, आपको पता था, तो आप क्या करोगे, करीम का घर लिख दोगे। आपको पता होगा कि ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 मीटर का इसका डिस्टेंस तक जो है आपका करीम का घर खत्म होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर लिख दोगे, है ना, क्योंकि आपने पैमाना क्या बनाया कि मैं 1 सेंटीमीटर जहां लिखूंगा उसका मतलब होगा कि 10 मीटर है वो। ठीक है, तो ये पैमाना होता है। ठीक है, हमेशा ये देखिएगा आपको स्केल दिखाई देता होगा हर मानचित्र में। ठीक है, तो इसमें कुछ खास अब नहीं बचा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं। अब दिशा देखिए क्या कितना इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्टेंस देख लिया इंपॉर्टेंट है क्यों देना। अब देखते हैं हम दिशा। तो आप सभी को पता ही होगा, अमूमन ये सब जानते ही होंगे कि 4 जो है मेन दिशा होता है। कहीं भी जो है बताने के लिए किसी को भी हम पहले क्या ध्यान रखते हैं, नॉर्थ। ठीक है, जब नॉर्थ हमें मिल जाता है तो हम साउथ और वेस्ट ईस्ट जो है बता देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 4 जो है ये प्रधान होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि कलर में भी RGB, जैसे रेड ब्लू ग्रीन, ये क्या है प्राइमरी कलर होते हैं, उसके बाद मिला मिला के जो है बहुत सारे कलर बनाए जाते हैं। वैसे ही प्राइमरी यहाँ पे डायरेक्शन जो है कौन कौन हो गए आपके, ये हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, इनके सहारे से हम इन चारों के सहारे से जो है ये जो है 4 क्रिएट करेंगे। ठीक है, यही चीज अभी आगे बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो अब देखते हैं डायरेक्शन। अब देखिए अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ऐसे तीर का निशान देखिएगा आप अक्सर जो है दाहिनी तरफ, जैसे ये पेज है ना, तो यहाँ पे अक्सर आपको एक तीर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ की दिशा की बात कर रही होती है वो डायरेक्शन। ठीक है, चलिए जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है यानी कि नॉर्थ, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर रेखा के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ये सब आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बता ही दिया, ऐसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, अब चित्र हम 4.2 में देखेंगे। 4 मुख्य दिशाओं, अभी देखे थे ना वही वाला चित्र की बात कर रहा है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। तो प्रधान दिग बिंदु किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, जो 4 ये है ना जो आपके दिशाएं, इसे हम प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम देखते हैं आगे।
आगे दिया है बीच की 4 दिशाएं जो है, जैसे कि उत्तर और पूर्व को मिला के हमने क्या बनाया, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं ना, जैसे आप ये देखेंगे भारत जैसे है, तो भारत यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भारत जो है, अब मान 4 ही आपको पता है ये डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ, साउथ और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब आपको भारत का पता है यहाँ पे है, तो आप कहते हैं ना, गोलार्ध पूछता है कोई तो उत्तरी गोलार्ध कह देंगे आप। ठीक है, आपका ये पूर्वी गोलार्ध में भी पूछेगा तो भी बता देंगे आपकी पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में, तो ये भी आप बता दोगे। लेकिन एग्जैक्ट आप देखोगे यहाँ पे हमारी पृथ्वी जो है, भारत जो है एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं ना। तो ये क्या हुआ, सहारा से हम एग्जैक्ट इसकी स्थिति बता पाए, यही चीज वो समझा रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, जैसे ये उत्तर हो गया तो उत्तर पूर्व हो गया ये। अब इसकी सहायता से और इसकी सहायता से हमने दक्षिण पूर्व बना दिया, और इसकी ये दक्षिण और पश्चिम की सहायता से हमने दक्षिण पूर्व बना दिया। ठीक है, ऐसे ही ये सहारे से बन जाते हैं चारों दिशाएं। और ठीक है, तो प्रधान दिक बिंदु कौन हो जाएंगे, 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम पूर्व। ठीक है, आगे कह रहा है 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर के से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब मान लीजिए पहला हम देख लेते हैं, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र क्या दिशा जैसे हमको निकालना हो, तो ये जैसे चित्र दिया था, विकास का घर कहाँ है, विकास का घर है ये। ठीक है, अब इससे हमारा जो सामुदायिक केंद्र है वो किधर एग्जिस्ट कर रहा है, वो नॉर्थ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये विद्यालय है, विद्यालय से जो है आपका ये घर किधर, सामुदायिक केंद्र किधर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से मिलाओ काल्पनिक रेखा, है ना, तो ऐसे मिला रहा है ना। तो अब इसमें प्रधान अगर सिर्फ आपको पता रहेगा, जैसे वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ, तो आप बता पाओगे कि किधर है। लेकिन आप सहायता से ये बता पाओगे कि वेस्ट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ इस दिशा में जो है आपका विद्यालय से सामुदायिक केंद्र एग्जिस्ट कर रहा है ना। चलिए वही चीज कह रहा था। अब आगे देखते हैं, हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो अब चलिए ये दिक सूचक देख लेते हैं, ये वाला है। ठीक है, ये है दिक सूचक। इससे हम क्या करते हैं, एक एग्जैक्ट जो है दिशा जो है निकाल पाते हैं किसी भी प्लेस का। और आपको अब ये भी याद रखना है कि इसकी जो सुई होती है ना, वो हमेशा किधर करेगी, उत्तर और दक्षिण दिशा में इंडिकेट करेगी। तो ध्यान रखिए, आप जब भी ये दिक सूचक मान लीजिए आप लेके गए, ठीक है, पैकेट में आप रख लो और किसी भी जंगल में जाके खड़े हो जाओ। ठीक है, आप किसी भी फॉरेस्ट में खड़े हो जाओ, जाके जंगल है, अब आपको ना आपको दक्षिण समझ में आ रहा है। पहले के लोग कैसे आपको उत्तरी ध्रुव के थ्रू है जो देख पाते थे, जैसे यहाँ पे सप्तऋषि होता था, इनके 2 सांकेतिक जो तारे थे उनके थ्रू वो लोग देख लेते थे कि ये वाला जो है काल्पनिक रेखा मिला रहा है तो ये उत्तरी ध्रुव है रात में। ठीक है, तो ये लोग समझ जाते थे कि ये वाला जो है ना उत्तर दिशा है। ठीक है, खड़े होके चेक कर लेते थे। अब मान लो आप गए हो मतलब दिन में, मान लो उस समय आपको उत्तरी ध्रुव नहीं दिख रहा है। ठीक है, उत्तरी तारा जिसे कहते हैं। अब ये वाला जो सूचक है ना, इसका निर्माण हो गया। ठीक है, अब आप ये लेके पैकेट में जाओ और जंगल में कहीं भी खड़े हो जाओ और इसको हाथ में लो, और ये सुई जो है ना हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ जो है शो करेगी। ठीक है, तो आप इस सुई के तहत से आप पता कर सकते हो कि ये वाला दिशा जो है उत्तर है और ये वाला दिशा जो है दक्षिण है। अब आप कहाँ खड़े हो वो आप जानो। ठीक है, तो आप उससे समझ जाओगे कि हमें किस साइड चलना है। ठीक है, तो दिशा दिक सूचक जो है वो हमेशा उसकी सुई किधर को दिखाती है, तो याद रखना है उत्तर दक्षिण को दिखाती है ना। अब चलिए सैंबल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा घटक क्या है, तो ये भी एक प्रमुख घटक है जो कि सैंबल है, प्रतीक है ना। अब मान लीजिए आपको दिशा दिया गया था, तो यहाँ पे देखिए ये पेड़ पौधे बनाए गए हैं, है ना, तो इससे आपको समझ आया कि फलोद्यान है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था पीओ, तो ये दिखा आपको कि पोस्ट ऑफिस है, तो आपको कैसे समझ में आया कि पोस्ट ऑफिस है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि पीओ से कुछ और फुल फॉर्म निकाल लो, प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट। आपने ये सोच लिया, आपने कुछ भी सोच लिया, ऑब्जेक्शन पुलिस,
कुछ भी आप फुल फॉर्म निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको डायग्राम में ये पीओ लिखा है तो आप पोस्ट ऑफिस ही क्यों निकालते हो? क्योंकि आपके पास एक पैमाना है, स्टैंडर्ड पैमाना, जिससे आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति ने लिखा है ना ये पीओ, उसका मतलब यही है कि पोस्ट ऑफिस लिखा है, वो ऐसे ही हवे में नहीं लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये छोटी छोटी चीजें दिखाई गई हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्यों ऐसे दिखाई गई है, इसको देखते से आप कैसे समझ जाते हो कि ये घास है? पेड़ क्यों नहीं समझ पाते? पेड़ ये दिखता है आपको, ठीक है, तो ये चीजें मानते हैं अमूमन, आप देखे हो तो आप समझ सकते हो। लेकिन पीओ कैसे बहुत फुल फॉर्म निकलते हैं, आपका पीओ पोस्ट भी होता है, वो भी हो सकता है, आप वो भी सोच सकते हो प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं, लेकिन आप यही सोचोगे कि नहीं वो पोस्ट ऑफिस का ही लिखा हुआ है, किसी को भी आप कह सकते हो। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड पैमाने होते हैं। ठीक है, और सैम्बल्स आपने देख ही लिया, पेड़ घास ये सब तो दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, दिशा के बाद हमको अब तीसरा प्रमुख घटक क्या है, प्रतीक है, सिंबल। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि प्रमुख घटक है ये, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, की पटरियां या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। अब कुआं पूरा बना के दिखाओगे क्या? नहीं दिखा सकते ना, तो एक गोल ऐसे डॉट दे दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है, तो वो कुआं समझता है सब कोई, है ना। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी को है जो प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग ऐसे बना देते हो, ऐसे, है ना, ऐसे, तो कहते हैं ना ब्रिज है ये। ठीक है, ये ब्रिज है, तो ये चीजें जो है छोटी में दिखा दिया आपने ब्रिज, अब पूरा बड़ा ब्रिज तो कलर करके नहीं बताओगे ना आप, यही चीजें कहना चाह रहा है वो। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी दे देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप चिन्हों की सहायता से पहुंच सकते हैं वहां। अब सिंपल है, मान लो हमें इंग्लिश ही नहीं आती, हम केरल चले गए और हमें मलयालम, तमिल का और केरल की जो भी भाषा हो, मलयालम हमें नहीं आती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे तो मान लो सिर्फ हम भोजपुरी बोलना जानते हैं। अब भोजपुरी में किसी से पूछेंगे तो वो समझेगा क्या? इंग्लिश तो में भी समझ जाते हैं, अब सब कोई समझता है, तो इंग्लिश में इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो थोड़ा आप जानेंगे। मान लो हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, वहां पे हम यही करेंगे कि ये वाला जो खाका है वो हमारे दिमाग में अगर रहेगा तो हम उसी के सहारे वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे कुछ आपके सामने सैंपल दिए गए हैं, देख लीजिए इन सिंबल्स को। जैसे यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राफ पीटीओ लिखा रहेगा, पुलिस स्टेशन पीएस से लिखा जाता है, बस्ती जहां पे होती है उसको ऐसे शो किया जाता है रेड कलर से, और वहीं पे कब्रिस्तान जो है तो अगर ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, पेड़ को हम ऐसे शो करते हैं और घास को ऐसे शो करते हैं। वहीं पे आप देखिए मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी को जो है ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, ये मंदिर दिख गया आपको, ये गिरजाघर प्लस वाला साइन, ये आपको मस्जिद दिख गया, और छतरी जो है ऐसे दिखाई जाती है। अब हम लोग कई जो है मैप में पढ़ा है हमने, नदी को ऐसे दिखाते हैं, कुआं को कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, तालाब है ये, इसको दिखाया जाता है, नहर को ऐसे दिखाया जाता है, पुल को ऐसे दिखाया जाता है, ब्रिज और कैनाल से भी देख लिया आपने कैसे दिखाया गया है ना। अब सीमा में देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपको मैप पढ़ने में भी आसानी होगी। जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखाई जानी हो तो वो थोड़ी डार्क कलर से बताई गई है, और वहीं पर राज्य की दिखाई जानी हो तो थोड़ी सी पतली कर दी गई है, और वहीं पे जिला का दिखाना हो तो ऐसे ही बस ये वाला दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पक्की सड़क होगी तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, और अगर कच्ची सड़क होगी तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, वहीं पे आपको बड़ी लाइन बतानी है कि वहां पे है तो आपको ऐसे बनाना है इमेज में, मतलब उस मैप में, और अगर मीटर लाइन बतानी है तो आपको ऐसे दिखाना है। ठीक है, रेलवे स्टेशन बतानी हो तो आप ऐसा चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूट चिन्ह हैं आपको कन्वेंशनल सैंबल, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ये आपको मैप पढ़ने में बहुत आसानी देगा। जैसे ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन तो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। अब वर्ल्ड में एक ही भाषा होगी, ये नहीं कि हमने पेड़ ऐसा दिखा दिया और किसी ने पेड़ ऐसा दिखा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे वो। ठीक है, चलिए, विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है, एग्रीमेंट जो है सबके बीच में है ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये रूढ़
ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। तो रूढ़ प्रतीक आप समझ गए किसे कहा जाता है, कन्वेंशनल सिंबल, है ना। कुछ रूढ़ प्रतीक जो है आपके चित्र 4.3 में दिखाए गए हैं। तो चलिए हम 4.3 वाला हमने देख ही लिया वो, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये अपना जैसे मौखिक हम लोग घर में रहते हैं, अपन गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, तो वहां पे अब दिखाना हो तो हम इंटरनेशनल लैंग्वेज अब वहां पे और प्रतीक नहीं दिखाने शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अमूमन ऐसे ही कुछ जो है चित्रों को यूज करते हुए बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, पृथ्वी भी क्या है, नीला ग्रह है, क्योंकि 2/3 भाग उसका जल से घिरा हुआ है, तो हम उसे नीले रंग का यूज करते हैं ना, कि नीला ग्रह कहते हैं उसे, है ना, या यूनिक ग्रह भी कहते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। तो जल को नीले से दिखाया जाता है, भूरा रंग से हम पर्वत को दिखाते हैं, पीला रंग जो होगा वो पठार को दिखाएगा, और हरा रंग हमें मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब मैदान को दिखाना है हरे रंग से, तो ये नहीं कि आप लाल रंग से दिखा दो, ठीक है। अब चलिए रेखा चित्र का देखते हैं, जो अभी हमने गांव का देखा था। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। अब हमने जो है मान लो किसी को एड्रेस दिया कि पटना में आप यहाँ पे पहुंच जाना। अब वहां पे हमने किसी शॉप का नाम बता दिया या किसी फैक्ट्रीज की नाम बता दी, इंडस्ट्रीज वगैरह की, तो वो क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थोड़ी ना हो रहा, वो आप एक पैमाना जो है आप अपने स्थानीय लेवल पे दे रहे हो। आपकी याददाश्त जहाँ यहाँ पे जाना, ये वाली फैक्ट्री मिलेगी, उसके जस्ट साइड से ऐसे मुड़ जाना, यहाँ पे पहुंच जाना, है ना, ये बताते हैं ना अपन। तो वो क्या होता है, एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां पे पड़ती है हमें। तो वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से भी खींचा जा सकता है तथा इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। अब मान लो आप कहोगे कि सुनो, जाना है तुम वहां पे, और वहां पे एक तुमको मिल्क की फैक्ट्री मिलेगी, और मिल्क की फैक्ट्री से जो है ना तुम आगे चलना, वहां पे तुम्हें जो है जस्ट जाओगे, एक गली मिलेगी, गली से राइट ले लेना। अब वो ये थोड़ी ना कहेगा कि अरे यार तुम मुझे गली की पूरी डिस्टेंस बता दे यार पैमाने पे कि कितने किलोमीटर मैं वहां पे गली चलूंगा। ऐसा थोड़ी ना अपन आरेख करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो अमूमन अपन जो है नॉर्मल ऐसे ही आरेख खींच देते हैं, जिसे कच्चा आरेख कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। वही खाका के बारे में बता रहे हैं, तो खाका क्या होता है, तो आप सभी समझ ही गए, तब से मैं बोल ही रही हूँ कि खाका तैयार कर देंगे आप। तो ये क्या है, एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। यानी कि कोई बड़ा सा पठार है, उसको आपने छोटे से में दिखा दिया, तो उसको क्या कहेंगे, खाका कहेंगे। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अमूमन खाका भाषा तो जो है सबको ही जानता होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझ गए कि मानचित्र का मतलब क्या है और मानचित्र हमें क्यों जरूरत है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट खत्म होता है आपका। अगला चैप्टर हम दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, नए हैं चैनल पे तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।